गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू हिंदी लिटरेचर क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मेरा तो सबसे फेवरेट है क्योंकि ये मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का मतलब होता है एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। ठीक है, और इसको पढ़ते हैं हम संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, जैसा है उसको वैसे ही रहने देना, उसको खराब ना करना। तो ये चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण को कैसे सुरक्षित करके रखें, कैसे उसको खराब होने से बचाएं। इतना तो आप सभी जानते ही हो कि हम आजकल कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो वो नुकसान कैसे कम हो, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है और हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछता है कि पर्यावरण क्या होता है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है पर्यावरण की कि जो भी कुछ हम अपने चारों तरफ देखते हैं, जो भी हमारे चारों ओर है, वो पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। अगर हम शहरों में रहते हैं तो हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? हम अपने चारों तरफ लोग देखते हैं, ठीक है, हवा देखते हैं, सड़कें देखते हैं, इमारतें देखते हैं, गलियां देखते हैं, बाग बगीचे देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं। और अगर हम गांव में रहते तो अपने चारों ओर क्या देखते हैं? मैदान देखते हैं, नदियां देखते हैं, नहरें देखते हैं, पहाड़ देखते हैं। ठीक, तो ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा है और हमें अगर जिंदा रहना है लंबे समय तक तो अपने पर्यावरण का ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, हमारे पर्यावरण में आज क्या क्या समस्याएं हैं, लिखिए। लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम बताकर एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं हैं। हमारा पर्यावरण इस समय अगर किसी बात से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो बच्चों हैं प्रदूषण से। हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा समस्या किस बात की है? प्रदूषण की हमारे पर्यावरण में सबसे ज्यादा समस्या है। वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जिन चीजों पर हम अपने भोजन के लिए, हम अपनी जिंदगी के लिए डिपेंड हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, उनको अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है, यानी कि वनों की कटाई हो रही है। ठीक है, धरती में से खाने जो हैं वो खोद कर धरती में से बहुत सारा सामान निकाला जा रहा है, संसाधन निकाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी धरती है वो खोखली होती जा रही है। हवा भी प्रदूषित हो रही है और जो हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर है, ठीक, वातावरण में ओजोन लेयर में भी बोलने में आता है कि होल हो गया है, जिसकी वजह से उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सन की, वो नीचे धरती पर आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे कहने को है तो बहुत सारी समस्याएं, लेकिन ये समस्याएं एक बार में या एक दिन की पैदा की गई नहीं है, ये सालों से पैदा हो रही हैं। तो ये ऐसे तुरंत खत्म भी नहीं हो जाएंगी, इनके लिए प्रयास हमें आज से करना पड़ेगा, तब जाकर इन समस्याओं में कुछ कमी हम देख सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं हैं और वही सारी समस्याएं जो अभी हमने डिस्कस की, और कुछ समस्याएं आपको चैप्टर पढ़ने के बाद भी पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का वातावरण। बताया था मैंने भी आपको कि पर्यावरण का क्या अर्थ है? हमारे चारों ओर का वातावरण। वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और प्राणी, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं, या कह सकते हैं वो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और प्राणी। प्राणी मतलब हम और जानवर। पर्यावरण के सभी अंग अपना अपना काम करते हैं, किंतु हम मानव मनमानी कर इन अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, इन सारे पर्यावरण के अंगों में बुद्धि किसके पास है? बुद्धि प्राणियों के पास है, जानवरों के पास और इंसानों के पास। अब जानवर और इंसानों में ज्यादा बुद्धि किसके पास है? जाहिर सी बात है, इंसानों के पास है। तो इंसानों ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके
अपना विकास तो किया है, लेकिन अपना विकास करने के लिए उसने ये ध्यान नहीं रखा कि हमको बाकी के अंगों को भी क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। अपने विकास के चक्कर में, अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम इन सारी चीज़ों का नुकसान करते आ रहे हैं। और अब स्थिति ये बन गई है कि ये सारी चीज़ों का जो नुकसान हुआ है इतने सालों में, ये नुकसान हम पर बहुत भारी पड़ रहा है। तो हम अपनी मनमानी कर रहे हैं और हमने अपनी मनमानी करके इन अंगों को नुकसान पहुंचाया है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। आप कहेंगे हम क्या मनमानी करते हैं? हाँ, आप भी कह सकते हैं कि हम क्या मनमानी करते हैं। तो पढ़िएगा और सोचिएगा कि हम किस तरह से कितनी कितनी मनमानियाँ करते हैं, जिनसे कि इन बेचारे पर्यावरण के बाकी के अंगों को कितना नुकसान पहुंचता है। देखिए, पेड़ पौधों या वनों का उदाहरण लीजिए। वन मतलब जंगल। गांव बसाने के लिए हमने पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई की। अंधाधुंध का मतलब बिल्कुल अंधे होकर, देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा पेड़ कितना पुराना है, किसको काटने से क्या होगा या कितना नुकसान हो सकता है, कुछ भी आंकलन नहीं लगाया, कुछ भी नहीं सोचा। बस हमारे अंदर क्या चीज़ थी कि हमको यहाँ पर एक गांव बसाना है, और हमने पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दी और वनों का नाश कर दिया। क्योंकि जिस समय पे गांव बसाए जा रहे थे बहुत सारे पेड़ थे, तो हमको लग रहा था कि थोड़े बहुत पेड़ काटने पर क्या होगा। लेकिन जब हर आदमी की यही सोच बन गई कि गांव बसाना है, तो पेड़ ज़्यादा संख्या में कटने लगे, वनों को ज़्यादा संख्या में उजाड़ा जाने लगा। अब धीरे धीरे जाके स्थिति ये हो गई है कि गांव बहुत सारे हो गए हैं और जो जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वन हैं, वो थोड़े से रह गए हैं। तो वनों के विनाश से क्या हुआ? आंधियां हो चली, आंधियां तेज हो चली, क्योंकि उन्हें रुकावट डालने वाले पेड़ पौधे अब नहीं रहे। जब आंधी आती है तो आंधी पेड़ों से टकराती है, तो आंधी की जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी भी पेड़ों से टकराता है, तो बाढ़ के पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है। लेकिन अब जब पेड़ ही नहीं रहे हैं तो आंधी को रोकने वाला कोई नहीं है। हम इंसानों की तो दम है नहीं बच्चों कि हम आंधी को रोक पाए, पेड़ों की दम थी, तो पेड़ अब काट दिया हमने। बाढ़ आती है, बाढ़ को भी रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो आज हमें इन पेड़ों को काटने से क्या नुकसान हो रहा है? हमको ज़्यादा आंधी और ज़्यादा बाढ़ों का जो दर्द है ना, वो झेलना पड़ रहा है। ठीक, और उससे हमारी कितना नुकसान हो रहा है, ये हमने ईवीएस के चैप्टर में पढ़ा है कि जब डिज़ास्टर्स आते हैं, जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इमरजेंसी आती है, तो कैसी स्थितियां हमारे सामने क्रिएट होती हैं। तो उन्हें रोकने वाले पेड़ ही नहीं रहे। वनों के कट जाने से उनके तले की मिट्टी कटने लगी। मतलब वन कटे, जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ कटा तो पेड़ नीचे किसमें जुड़ा हुआ है? मिट्टी से जुड़ा हुआ है ना, अपनी जड़ों के माध्यम से। तो जब आपने पूरा पेड़ ही काट दिया तो उसकी जड़ें भी निकल गई मिट्टी से। तो मिट्टी के जो कण थे बच्चों, वो जड़ों से बंधे रहते हैं, तो वो सारे कण खुल गए, तो मिट्टी कैसी हो गई? खुली खुली हो गई। ठीक, जिसकी वजह से बाढ़ें आने लगी और कृषि संबंधी यानी कि खेती बाड़ी से संबंधित कितनी ही समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ठीक, क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी होती है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और जब बाढ़ आती है तो वो ऊपर की मिट्टी पूरी बह जाती है। अब उसी मैदान में जिसमें बाढ़ आई है उसमें हमको खेती करनी है। ठीक, तो खेती करने के लिए मिट्टी सारी बह चुकी है, तो अब खेती कैसे होगी? तो इसलिए हमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आगे देखिए, वन हमें लकड़ियां प्रदान करते हैं जो ईंधन और तरह तरह के सामान बनाने में काम आती है। वन ही हमें जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं जिनसे प्राण रक्षक दवाइयां तैयार होती हैं। वनों के कट जाने से लकड़ियां, जड़ी बूटियां आदि दुर्लभ होती जा रही हैं। आज लकड़ी कितनी महंगी है, क्योंकि हमने लकड़ियों को काट काट कर अपने घर के फर्नीचर तैयार कर लिए हैं। आज जड़ी बूटियां कितनी महंगी हैं, क्योंकि जो पेड़ हमें जड़ी बूटी देते हैं वो बचे ही नहीं हैं। एक ज़माने में एक जड़ी बूटी देने वाले अगर 1 लाख पेड़ थे, तो आज ऐसे पेड़ केवल 10 बचे हैं। तो उन 10 पेड़ों से हम अपने ज़रूरत की सारी जड़ी बूटियाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये एक नॉर्मल समस्या है जो हमने अपने लिए स्वयं खड़ी की है। तो हम जब वन थे तो आराम से वनों से चीज़ें प्राप्त करते थे सॉरी, लकड़ियाँ प्राप्त करते थे, जड़ी बूटियाँ प्राप्त करते थे। लेकिन अब ये चीज़ कैसी हो गई है? दुर्लभ हो गई है। दुर्लभ मतलब इनका मिलना मुश्किल ही हो गया है।
यहाँ एक शब्द है प्राण रक्षक। प्राण रक्षक का मतलब प्राणों की रक्षा करने वाली दवाइयाँ। वन ही पशु पक्षियों के प्रमुख आश्रय स्थल हैं। आश्रय स्थल का मतलब उनके घर हैं। पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? वनों में ही तो रहते हैं। सोचिए, वन उजड़ने पर बाघ जैसे वन्य पशु कहाँ आश्रय लेंगे? ठीक, वन उजड़ जाएंगे तो जो बाघ हैं वो तो पूरी तरह से जंगल में ही रहते हैं, वो तो घरों में रह ही नहीं सकते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो जब वो उनको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी तो वो खाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, रहने के लिए नहीं मिलेगी, तो वो भूख से और आश्रय के ना मिलने की वजह से मर जाएंगे। इसी कारण से क्या हो रहा है कि शेर, चीते, ये सारे पशु पक्षी जो हैं वो कम हो रहे हैं। वे किधर जाएंगे? सोच के देखिए, वो कहाँ जाएंगे? वे निकटवर्ती गांव में प्रवेश कर वहां के पालतू पशुओं और लोगों का शिकार करेंगे और उन्हें अपना आहार बनाएंगे। तो अगर आपने जंगल खत्म कर दिया तो वो वहां से निकलेंगे और आसपास जो गांव होंगे उसमें प्रवेश करेंगे, और वहां उनको भूख लगेगी तो वहां जो उनके पालतू पशु हैं, वहां गाय है, बकरी है, भेड़ है, इन सबको खाएंगे। और अगर ये पालतू पशु भी नहीं मिलेंगे तो लोगों को खाएंगे और उन्हें अपना आहार बनाएंगे, मतलब भोजन बनाएंगे। अच्छा, हिरण जैसे जीव कहाँ चरने निकलेंगे? मान लीजिए ये तो इनको आहार बना लेंगे। अब हिरण जैसे जीव तो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। गांव आपने बसा लिए, पेड़ आपने उजाड़ दिए, काट दिए, अब ये तो पेड़ों को ही खाते, तो अब ये कहाँ चरेंगे? वे आसपास के खेतों में घुस जाएंगे। जानते हैं, हिरणों का झुंड अत्यधिक चराई के कारण खेतों को वीरान बना डालता है। तो अगर हिरण बहुत सारे आ गए, उनको भूख लगी, उन्होंने चराई करना शुरू की और वो खेतों में घुस गए, तो हमारे खेत तो पूरे वीरान हो जाएंगे। वीरान मतलब पूरे खाली हो जाएंगे। इससे हमारी उपजाऊ भूमि मरुस्थल तक बन सकती है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान बन सकती है, क्योंकि हमारी भूमि उपजाऊ थी। हिरण का झुंड उसमें घुस गया, ठीक और उसने सारे पेड़ खा लिए, अब भूमि में कुछ भी नहीं बचा, तो वो रेगिस्तान बन जाएगी। सोचिए, पर्यावरण के अंगों को नुकसान पहुंचाना खतरनाक सिद्ध होता है या नहीं? तो या तो ये सारे जीव बच्चों मर जाएंगे, ना तो हिरण बचेगी, ना चीते बचेंगे, ना बाघ बचेंगे, और अगर ये बचे, ये मरे नहीं, तो ये आपको मारेंगे। यानी कि जो पर्यावरण के अंग एक दूसरे के मित्र बनकर कभी रहा करते थे, आज वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि या तो इंसान तुम जिंदा रह लो या फिर हम जिंदा रह लेते हैं। तो जो हमारी दोस्ती थी उसको हमने नुकसान पहुंचाया है। ठीक, पर्यावरण के अंगों के बीच में जो आपस की दोस्ती थी उसको हमने नुकसान पहुंचाया है। किसकी वजह से? अपने कामों की वजह से। वायु और जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत मतलब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पर हमें कैसी वायु और कैसा जल चाहिए? जाहिर सी बात है कि हमें बिल्कुल साफ वायु और साफ जल चाहिए। स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल ही लाभप्रद है। लाभप्रद मतलब लाभ देने वाले हैं। दूषित वायु और दूषित जल तो लाभ नहीं देंगे। हम यहाँ भी मनमानी कर बैठते हैं। वायु और जल दोनों की स्वच्छता को बनाए रहने नहीं देते। भीमकाय कारखाने, भीमकाय का मतलब बहुत बड़े बड़े, बहुत लार्ज, ठीक, स्थापित करके उनकी चिमनियों से निकले धुएं वायु में भर देते हैं। देखिए, हमने कारखाना लगाया बहुत बड़ा, उसमें क्या किया? चिमनियां लगा दी। कारखानों में जो भी गंदा काला धुआं एकदम प्रदूषण से भरा हुआ निकलता है वो हमने ऊपर वायु में छोड़ दिया, ये सोचकर कि सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है भला? वायु में अगर आप धुआं लगातार छोड़ रहे हैं तो उससे वायु गंदी हो रही है और वही धुआं हमें सांस में लेना है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह रेलगाड़ियां और मोटर गाड़ियां विषैले धुएं निकालकर वायु को विषाक्त बनाने का काम तेजी से करते जा रहे हैं। तो विषाक्त मतलब उसको जहरीला बना रहे हैं। इसीलिए आजकल इस पुरानी जितनी भी चीज़ें थी सब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। हम मेट्रो को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि मेट्रो जो है वो बिजली से चलती है, उसमें किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं निकलता है, तो ऊपर वायु में भी नहीं जाता, तो हवा कैसी हो गई है? स्वच्छ हो गई है। अब बात यह है कि जो बिजली बनाई जा रही है उसको बनाने के लिए भी हम कोयला और पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम उसको भी बंद कर दें और पूरी तरह से सूर्य से बिजली बनाने लगे, यानी कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाएं, तो हमारा जो बिजली है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इस तरीके के वाहन चलाने लग जाएं तो यहाँ से भी हमारा धुएं का काम खत्म हो जाएगा। कारखानों में भी ऐसा कुछ सिस्टम किया जा सकता है कि जो मशीनें हैं वो सारी बिजली से चलें, और बिजली बने किससे? बिजली बने सूरज से। तो हम पूरी तरह से जितनी भी चीज़ें ये सब चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, सब बिजली से चलाने लग जाएं और बिजली सूरज से बनाने लग जाएं, तो जो प्रदूषण है वो पूरी तरह से क्या कर लेंगे? हम खत्म कर लेंगे।
कल कारखानों के कचरों को, कल कारखाने मतलब शोर करने वाले कारखाने जो होते हैं ना, जो जिनमें धड़ 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 मशीनें चलती हैं, उन्हें कल कारखाने कहते हैं। उसमें से बहुत सारा कचरा निकलता है। उसके कचरे को हम क्या करते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं। प्रवाहित करने का मतलब बहा देते हैं। नदियों का जल भी प्रदूषित करने से नहीं चूकते। मतलब हमको अपना काम करना है, उसके लिए चाहे नदी खराब हो, चाहे कुआं खराब हो, तालाब खराब हो, हवा खराब हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फलस्वरूप क्या होता है हमें दूषित वायु में सांस लेने और दूषित जल पीने को बाध्य होना पड़ता है। फिर हम अपने घर में क्या करते हैं, एयर प्यूरिफायर लगाते हैं हवा को साफ करने के लिए, वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये इन चीज़ों को लगाने में खर्च करते हैं। तो हमने क्या किया, अपना फ़ायदा किया या अपना नुकसान किया? कुछ लोगों ने अपना फ़ायदा करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान कर दिया, क्योंकि हर आदमी 20-30 हज़ार का ये वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर खरीद नहीं सकता है। लेकिन हर आदमी को उसी हवा में ज़िंदा रहना है, तो जो खरीद सकता है वो तो अपने लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी का इंतज़ाम कर लेगा, और जो नहीं खरीद सकता है उसको तो मजबूरी में इतनी गंदी हवा और दूषित जल ही पीना पड़ेगा और दूषित जल में ही सांस लेनी पड़ेगी। तो हम ऐसे आदमियों की ज़िंदगियों को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है। इसलिए आज तरह तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ चला है। अब ये कोरोना आया, नई बीमारी है, इससे पहले कभी नहीं आई थी। क्यों आई, सोच कर देखिए, क्या इसमें भी हमारे इसी तरीके के कामों का कोई रोल है? अगर है तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ, कोरोना इस वजह से आ सकता है क्योंकि हम ये कर रहे थे और मानव का जीवन खतरे में पड़ गया है। तो ये सारी चीज़ें करके हम सोच भले ही लें कि हमने अपना जीवन अच्छा किया है, सुधारा है, लेकिन कैसे भी ना कैसे करके वो सारी चीज़ें वापस हमारे रास्ते में आती हैं और हमारे रास्ते में अवरोध पैदा करती हैं। चाहे वायु हो या जल, पेड़ पौधे हों या दूसरे प्राणी, पर्यावरण में इन सबका महत्व है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण में एक अंग अगर प्राणी का है, इंसान का है, तो इंसान ही सबसे ऊपर है, नहीं। इन सबका अपना अलग अलग महत्व है। इनके नाश से हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है। ये लाइन तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर आप पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे, जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो एक ना एक दिन आपको स्वयं भी नुकसान होने वाला है। अतः हमें पर्यावरण की विविधता को बनाए रखते हुए इसकी सुरक्षा का हर प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो विविधता मतलब क्या होता है विविधता मतलब होता है कि पर्यावरण में जितने भी अंग हैं सब फले फूले, सब विकास करें, सब खुश रहें, इसको कहते हैं विविधता। कोई भी चीज़ खराब ना हो, नुकसान ना हो। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में भगवान ने भेजी है तो वो जाए ना वापस। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि काम करती है। हमारा नारा हो, पर्यावरण रक्षा परमो धर्मा। पर्यावरण की रक्षा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारा धर्म किसी देवी पूजा या देवता पूजा का नहीं है हमारा धर्म अगरबत्ती जलाना या धूपबत्ती जलाना नहीं है। हमारा धर्म क्या है, हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, क्योंकि अगर हम जीवित रहेंगे तो ही सारी चीज़ें सही तरीके से चल पाएंगी। पर्यावरण रक्षा का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि को स्वच्छ रखना और इनका सही सही उपयोग करना। यदि हम एक वृक्ष काटें तो एक वृक्ष लगाना ना भूलें। वन महोत्सव मनाकर हम पर्यावरण की रक्षा में हाथ बटा सकते हैं। पेयजल के स्रोत सीमित हैं, मतलब जो पीने का पानी है उसके जो सोर्सेज हैं वो सीमित हैं। इनका भी हम सोच समझकर उपयोग करें। सोचिए, आप पर्यावरण की रक्षा किस तरह कर सकते हैं। गंदगी ना फैलाना, है ना, पानी का नल खुला ना रखना, बिजली पंखे अनावश्यक चल रहे हों तो उन्हें बंद कर देना, प्रकाश लैंपों को अनावश्यक ना जलाना, ये सब तो आप कर ही सकते हैं। आप कहेंगे ना हम क्या कर सकते हैं, हम तो पेड़ नहीं काटते हैं। बेशक आप पेड़ नहीं काटते हैं, बेशक आप फैक्ट्री का धुआं हवा में नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो आप करते हैं वो तो आप कर सकते हैं ना। आप गंदगी ना फैलाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। आप प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ना करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। आपके घर में पानी का नल है, आप उसे खुला ना छोड़कर पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और अगर आप बिजली को बचा लें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, इन सब से पर्यावरण की रक्षा कहीं ना कहीं होती है। आप कहेंगे कि बिजली की बत्ती बुझाने और पंखा बंद करने से पर्यावरण सुरक्षा का क्या संबंध है, पर याद रखिए दोनों में संबंध है। बिजली बचाएंगे तो बिजली कम इस्तेमाल होगी, और बिजली कम इस्तेमाल होगी तो बिजली कम बनेगी, और जब बिजली कम बनेगी तो कोयला कम जलाया जाएगा, और कोयला कम जलाया जाएगा तो पर्यावरण में धुआं कम छोड़ा जाएगा।
तो बहुत लंबा संबंध है, लेकिन संबंध है। बिजली उत्पन्न करने में कोयले या जल शक्ति की जरूरत पड़ती है। जल शक्ति मतलब पानी की। कोयला जलने से वायु प्रदूषित होती है। कोयले की बचत से क्या पर्यावरण दूषित होने से नहीं बचता है? बचता है। अगर हम कोयला कम जलाएंगे तो पर्यावरण कम दूषित होगा। फिर शक्ति साधनों को बनाए रखने में भी उनका संरक्षण सम्मिलित है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर हम आज ही कोयला सारा का सारा जला दें और उससे बिजली बना दें तो आने वाले 20-25 सालों बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन ये भी तो है, क्योंकि कोयला हमारे पास ये तो है नहीं कि असीमित है। कोयला हमारे पास में सीमित है, इतना ही कोयला है, और कोयला बन भी नहीं सकता है। जितना बन चुका उसका काम खत्म हो गया। तो जो हमारे पास में शक्ति पैदा करने के साधन है, शक्ति मतलब बिजली, बिजली पैदा करने के साधन है, उन साधनों को भी तो हमें बचाए रखना है। ठीक, तो इसलिए हम कोयला धीरे धीरे यूज करें, कम कम यूज करें, तो लंबे समय तक यूज करेंगे। इसलिए हमें उनका संरक्षण करना है। पर्यावरण की सुरक्षा हर दृष्टि से सोचनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, इसे समझना आवश्यक है। पर्यावरण की सुरक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम अगर अपने अपने स्तर पर निभाएं तो इतनी समस्या जटिल जो है वो नहीं होगी। ठीक, चैप्टर जिसने भी लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है और अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया है, और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को चैप्टर समझाऊं और पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा अवेयर करने के लिए कहूँ। ठीक, आई थिंक आप समझते होंगे इस चीज़ को कि हाँ, पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, और हम सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो भी कर सकते हैं वो पर्यावरण की रक्षा के लिए करेंगे। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, पर्यावरण रक्षा परमो धर्म। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और बोलिए, पर्यावरण रक्षा परमो धर्म। इसको गाकर बोलिए, पर्यावरण रक्षा परमो धर्मा, पर्यावरण रक्षा परमो धर्मा। इस तरीके से गाने से क्या होती है कि जो बात हम कहते हैं वो बात केवल शब्दों में हमारे जबान तक, हमारे मुंह तक ही नहीं रह जाती है, हमारे दिल में उतरती है। क्योंकि बोला जाता है कि जो संगीत का संबंध है वो दिमाग से या मन से ना होकर सीधे आत्मा से होता है, सीधे दिल से होता है। तो कोई बात अगर आपको याद ना हो, ठीक है, कोई बात आपको लंबे समय तक ध्यान ना रहे, तो आप उसे गा लीजिए। गाने के बाद वो आपकी हो जाती है। ठीक, तो इसी एक पॉइंट के साथ अब हम चैप्टर को बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए और पर्यावरण की सुरक्षा करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।